नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का रोशन सर स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है समानता। इस चैप्टर के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, वो भी विद आंसर। ठीक है, आंसर के साथ आपको बताऊंगा। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन ऐड किए गए हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और पिछले साल अभी तक जितने भी क्वेश्चन पेपर बने हैं आपके 11th क्लास में, उन सभी क्वेश्चन पेपर को मैंने देखा है। उसके बाद जो जो क्वेश्चन मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट थे उसी को मैंने इसमें ऐड किया है। इसके अलावा आप लोगों से अनुरोध है कि यार चैप्टर की वीडियो को आप लोग जरूर देख लें। इस चैप्टर को मैंने 2 पार्ट में आपको समझा दिया है। अगर आप चैप्टर की वीडियो को देख लेते हैं तो भाई क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, सभी क्वेश्चन का उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। तो चैप्टर की वीडियो को आप एक बार जरूर देख लें। तो चलिए दोस्तों, अब हम सीधा अपने क्वेश्चंस को देखना स्टार्ट करते हैं। बस यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है समानता का अर्थ। ठीक है, समानता का अर्थ बताना है आपको। पहले क्वेश्चन में सिंपल सा 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है ये आपका कि भाई समानता का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, समानता जो है वो प्रत्येक व्यक्ति को समान सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए ताकि वो अपनी योग्यता के अनुसार क्या कर सके, अपना विकास कर सके। यही समानता है कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर जो योग्यता है ना, उसकी योग्यता के अनुसार उसको दूसरे व्यक्ति के पास जो योग्यता है और उस व्यक्ति के पास जो योग्यता है, उस योग्यता के अनुसार उन दोनों ही व्यक्ति को क्या मिलना चाहिए, समान अवसर मिलने चाहिए ताकि वो अपना विकास कर सके, है ना। तो यही क्या है, समानता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है आर्थिक समानता का अर्थ लिखिए। अब आर्थिक समानता क्या होता है भाई? तो आर्थिक समानता का मतलब है कि भाई आय के आधार पे ना भेदभाव ना हो किसी के साथ। ठीक है, मतलब आप जैसे भारत की ही देख ले, भारत की बात कर ले तो भारत में कितनी ज़्यादा आर्थिक असमानता आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। आय के आधार पे आपको भेदभाव देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। तो आर्थिक समानता का मतलब ये है कि भाई धनी और निर्धन समूह के बीच की जो खाई है उसको कम किया जाए, समान अवसर उपलब्ध हो लोगों को, आजीविका के साधन सभी को समान मिले। यही क्या है, आर्थिक समानता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि सामाजिक और राजनीतिक समानता में अंतर बताइए। जो सामाजिक समानता है और जो राजनीतिक समानता है उसमें आपको अंतर बताना है। तो यहाँ पे पहले राजनीतिक समानता की बात की गई है कि भाई सभी नागरिकों को समान नागरिकता प्रदान होनी चाहिए, है ना। मतदान का अधिकार मिलना चाहिए सभी व्यक्ति को, बिना भेदभाव, जातिगत भेदभाव या धर्म के आधार पर बिना भेदभाव किए सभी को वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। संगठन बनाने का अधिकार मिलना चाहिए, कोई भी व्यक्ति संगठन बना के अपनी मांग को, अपनी डिमांड को सरकार के सामने रख सकता है। इसके अलावा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, है ना। अपनी बातों को सरकार तक रखने के लिए अभिव्यक्ति यानी कि बोलने की आज़ादी लोगों को मिलना चाहिए। ये क्या है, राजनीतिक समानता के अंतर्गत आ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सामाजिक समानता। तो सामाजिक समानता क्या है भाई? समाज में एक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कुछ मूलभूत चीज़ों की जरूरत होती है जो कि हर एक इंसान को, हर एक व्यक्ति को मिलना चाहिए। जैसे कि स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, है ना। शिक्षा, पोषक आहार, न्यूनतम वेतन की गारंटी मिलनी चाहिए। ये सारे क्या है, सामाजिक समानता के अंतर्गत आ जाते हैं। आप खुद सोच ले कि यार एक समाज में व्यक्ति को स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिल रही है, शिक्षा की सुविधाएं नहीं मिल रही है, तो व्यक्ति अपना विकास कैसे कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो ये सामाजिक समानता के अंतर्गत आ जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है मार्क्सवाद और उदारवाद के बीच समानता की अवधारणाओं को ध्यान में रखते हुए अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे आपको मार्क्सवाद और उदारवाद के बीच में अंतर बताना है। अब देखिए, मार्क्सवाद जो है ना, समाजवाद और मार्क्सवाद में कोई अंतर नहीं है भाई। मार्क्सवाद में बता दो, कार्ल मार्क्स एक विचारक हुए, एक विद्वान हुए जर्मनी के। उनके विचारों से प्रभावित जो विचारधारा है जिसको हम मार्क्सवाद विचारधारा कहते हैं। ठीक है, और ये बिल्कुल समाजवाद से मिलता जुलता ही है। और दूसरी तरफ है उदारवाद, जिसको आप पूंजीवाद भी कहते हैं। उदारवाद, पूंजीवाद ये एक ही होता है। तो यहाँ पे हम समाजवाद की बात कर लेते हैं, या सबसे पहले हम मार्क्सवाद की बात कर लेते हैं। तो देखिए, मार्क्सवाद जो समाजवादी है उनका मानना यह है कि भाई अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। मतलब सरकार को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। वो कहते हैं कि भाई देश के भलाई के लिए ये जरूरी है कि अर्थव्यवस्था के जो मुख्य क्षेत्र है, जैसे कि शिक्षा जैसे क्षेत्र है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, है ना, या फिर बहुत सारे जो उद्योग धंधे हैं, उस पर ना सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। मतलब सरकार के महत्व को बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। इसके अलावा अमीरी और गरीबी की खाई को ख़त्म करना चाहते हैं। जो अमीरी और गरीबी के बीच का जो अंतर है, मतलब जो भेदभाव है, जो भी डिफरेंस अमीरी और गरीबी के बीच में बढ़ता जा रहा है इस दुनिया में, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। ये मार्क्सवाद या समाजवाद है।
दूसरी तरफ उदारवाद की हम बात कर लेते हैं। तो उदारवादियों का ये मानना है कि अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्रों पर व्यक्तिगत लोगों का नियंत्रण होना चाहिए, है ना। ये व्यक्तिगत लोगों को महत्वपूर्ण मानते हैं, मतलब प्राइवेट हाथों में चीज़ों को होना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं प्राइवेट हाथों में होगा तो ये ज़्यादा अच्छा होगा, उदारवादियों के लिए अच्छा माना जाता है, ठीक है। बाजार में सरकार का हस्तक्षेप क्या हो, न्यूनतम हो, मतलब कम से कम हो। इसके अलावा ये लोकतंत्र को बहुत अच्छा मानते हैं, जो उदारवादी है वो लोकतंत्र को अच्छा मानते हैं। जैसे कि अमेरिका जैसे देशों की आप बात करिए, या फिर यूरोप के बहुत सारे देश हैं, वहाँ पे उदारवादी विचारधारा को ही माना जाता है ना। दूसरी तरफ आप समाजवाद की बात करें तो भाई चाइना जैसे देश, मैंने आपको पहले बोला था, या फिर नॉर्थ कोरिया जैसे देश है, या फिर आप रशिया की बात कर सकते हैं। तो वहाँ पे समाजवादी विचारधारा को अपनाया गया है यार। यहाँ पे लोकतंत्र को उतना मतलब बेहतर या लोकतंत्र का पालन यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको मार्क्सवाद और उदारवाद में अंतर में आपको पॉइंट्स बताने हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं, प्राकृतिक और सामाजिक असमानताओं से आप क्या समझते हैं। इसमें भी आपको अंतर बताना है। जो प्राकृतिक असमानता है और जो सामाजिक असमानता है, उन दोनों में अंतर क्या है। देखिए, प्राकृतिक असमानता जो है वो जन्मबद्ध होता है ना, ये जन्म से संबंधित होता है आपके। इसके अलावा ये प्राकृतिक असमानता प्रकृति द्वारा उत्पन्न किया जाता है, मतलब ये प्रकृति ने खुद ही यह समानता क्या किया है, उत्पन्न किया है। इसमें सुधार नहीं किया जा सकता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि भाई कोई व्यक्ति के अंदर असमान, अब बहुत सारे व्यक्ति में क्या होता है, प्राकृतिक रूप से असमानताएं होती है। जैसे रंग की आप बात कर ले तो कोई व्यक्ति गोरा होता है, कोई काला होता है। ये असमानता क्या है, मतलब अगर भेदभाव हो रहा है वो अलग बात है, समाज में भेदभाव होगा वो अलग बात है। लेकिन अगर बनावट की बात करो, आप शारीरिक बनावट की बात करो, रंग रूप की आप बात करो, या फिर बुद्धि की बात कर सकते हो कि भाई कोई व्यक्ति ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, कोई कम इंटेलिजेंट होता है, तो ये सब प्रकृति की देन है ना। लेकिन सामाजिक असमानता क्या है, ये समाज ने उत्पन्न किया है, ये जन्म संबंधित नहीं है, इसको हमने उत्पन्न किया, हमने बनाया है। अगर रंग के आधार पे भेदभाव हम कर रहे हैं, है ना। अब प्रकृति ने तो भाई सारे इंसान को एक समान बनाया है, भले ही रंग अलग है, उसका कद काठी अलग है, लेकिन रंग के आधार पे जो भेदभाव हो रहा है उसको हम किसने बनाया, हम समाज के लोगों ने बनाए। तो सामाजिक असमानता को समाज ने उत्पन्न किया है, ठीक है। और इसमें सुधार हम कर सकते हैं। अगर जातिगत भेदभाव हो रहा है ना तो उसको हम ख़त्म भी तो कर सकते हैं। अगर रंग के आधार पे भेदभाव हो रहा है तो उसको हम ख़त्म भी तो कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी की शारीरिक बनावट की बात करें तो उसको हम तो बदल नहीं सकते, लेकिन सामाजिक असमानता को हम क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, इसमें हम सुधार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्राकृतिक और सामाजिक असमानता में अंतर हो गया। आगे बढ़ते हैं, हम नारीवाद की बात कर लेते हैं। नारीवाद होता क्या है, देखिए, नारीवाद एक प्रमुख विचारधारा है और एक सिद्धांत कह सकते हैं जिसमें स्त्री और पुरुष को समान अधिकार देने की बात की जाती है। लिखा भी है पहला पॉइंट कि स्त्री और पुरुष को समान अधिकार का पक्ष लेने वाला जो राजनीतिक सिद्धांत है उसको हम क्या कहते हैं, नारीवाद कहते हैं। वह स्त्री या पुरुष नारीवादी कहलाते हैं जो मानते हैं कि स्त्री और पुरुष के बीच की कोई असमानता नहीं होनी चाहिए और स्त्री और पुरुष एक समान जीवन जी सके, ठीक है ना। मतलब ये कहने का मतलब है कि नारीवाद जो है वो महिलाओं की स्वतंत्रता को, महिलाओं के अधिकार को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं और वो चाहते हैं कि भाई जो महिलाएं हैं ना उनको पुरुषों के समान ही जीवन जीने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए, पूरी स्वतंत्रता, पुरुषों जितनी स्वतंत्रता इनको मिलनी चाहिए। तो ये हो गया आपका नारीवाद। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हम समानता को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। मतलब कि यार समानता जो है ना, लोगों के बीच में समानता हम कैसे ला सकते हैं, समानता को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, उसी से मैं बता रहा हूँ आपको। एक तो निषेध तथा विशेष अधिकारों का अंत किया जा सकता है। जैसे कि आपको पता है, एग्जाम्पल मैं आपको वीडियो में भी दे चुका हूँ कि भाई भारत में कुछ विशेष जाति है या ऊंचे वर्ग के जो लोग हैं उनको शुरू से ही विशेष अधिकार मिला आ रहा है ना। जैसे मैंने बोला कि भाई जैसे पुराने समय में क्या होता था कि जो नीच जाति के लोग हैं उनको ये कहा जाता था कि भाई वो घटिया किस्म का ही काम करें, मतलब अच्छे दर्जे के जो काम है, उछले दर्जे के जो काम है वो नीच जाति के लोग नहीं कर सकते हैं। पुराने समय में क्या था कि वेद है या कोई भी धार्मिक ग्रंथ है उसको पढ़ने का अधिकार नीच जाति के लोगों को नहीं होता था, केवल ऊंचे वर्ग के लोग ही कर सकते थे, है ना, ये सब काम। तो अब क्या है कि ये सारी चीज़ें ख़त्म कर देना चाहिए। ये सब असमानता को बढ़ावा देता है और इसको क्या करना होगा, हमें ख़त्म करना होगा। जब भी जो ऊंची जाति का व्यक्ति है और नीची जाति का जो व्यक्ति है उन दोनों के बीच में असमानता कायम किया जा सकता है ना। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, विभेदक बर्ताव कर सकते हैं। विभेदक मतलब अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग बर्ताव भी किया जा सकता है। जैसे कि अगर कोई नीच जाति का व्यक्ति, जैसे कि SC ST है,
जो कि जिनको ऊंचे वर्ग के लोग बहुत ही लंबे समय से दबाते चले आ रहे हैं, है ना। तो उनके विकास के लिए हम क्या कर सकते हैं, आरक्षण की व्यवस्था कर सकते हैं, आरक्षण की हम व्यवस्था अपना सकते हैं, है ना। अब आरक्षण की व्यवस्था से भाई जो ये SC ST है वो ऊपर उठ के आ सकते हैं, है ना, सरकारी नौकरी वगैरह में या फिर दूसरे जो पोस्ट है वहाँ पे अपनी प्रतिनिधि जाहिर कर सकते हैं, वहाँ पे भी अपना एक तरीके से अपनी स्थिति को मजबूत कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, विशेष ज़रूरतों का विशेष ख्याल रख सकते हैं। जैसे कि अगर कोई ऊंचा जगह है ना, कोई पुल है, अगर पुल रोड पार करने के लिए पुल बनाया गया है तो वहाँ पे सीढ़ी नहीं बल्कि विकलांगों के लिए एक प्लेन जगह भी, रास्ता भी होना चाहिए, जिससे कि विकलांग का जो पहियादार जो वाहन है वो ऊपर चढ़ सके या नीचे उतर सके। तो ये सारे तरीके हम क्या कर सकते हैं, समानता को बढ़ावा देने के लिए अपना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से समझिए। क्वेश्चन दिया गया है कि क्या विभेदक वर्ताव आरक्षण समानता की अवधारणा के विरुद्ध है? आपके अनुसार इस संबंध में क्या सुझाव या सुधार होना चाहिए, है ना। जो विभेदक वर्ताव मैंने बोला, जो आरक्षण की व्यवस्था है, क्या ये मतलब समानता के जो विचारधारा है उसके क्या खिलाफ आपको लगता है? जो भी SC और ST को जो आरक्षण हमारे देश में दिया गया है, क्या आपको ये समानता के नियम के विरुद्ध लगता है? देखो ऐसा नहीं है भाई, आरक्षण की जो व्यवस्था है ना वो समानता के नियम के विरुद्ध नहीं है, बल्कि समानता को बढ़ावा देता है। मैंने आपको बोला कि भाई लंबे समय से जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनका ऊंचे जाति के लोग क्या करते आ रहे हैं, शोषण करते आ रहे हैं, उनके अधिकारों का हनन करते आ रहे हैं। तो भाई ये कहीं ना कहीं सही है, मेरे हिसाब से क्या है, सही है। लेकिन ये जो आरक्षण की जो व्यवस्था है ना वो केवल धर्म या जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि जो आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं ना उनको आरक्षण मिलना चाहिए, जो कि अब क्या है, पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा पिछड़ चुके हैं और कुछ लोग जो है वो बहुत अमीर हो चुके हैं। तो आर्थिक रूप से भी आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए, ना कि सिर्फ धर्म और जाति के आधार पे, ठीक है। तो ये सुझाव आप दे सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लॉजिकल क्वेश्चन था ये, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। ये तो भाई जो मैं टेलीग्राम पे जो PDF डालूंगा तो वहाँ पे जिन बच्चों को उत्तर देखना होगा इसका, उसके लिए वीडियो में आना होगा, तो वो उसके लिए मैंने चीज़ लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि राजनीतिक समानता आर्थिक समानता के बिना धोखा मात्र है। इस कथन पर अपने विचार प्रकट कीजिए। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है भाई, कि जो राजनीतिक समानता है ना वो आर्थिक समानता के बिना धोखा है। जैसे राजनीतिक समानता का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई आपको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, है ना, आपको संगठन बनाने का अधिकार मिलना चाहिए, आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी मिलनी चाहिए। ये राजनीतिक समानता में आ जाता है। आर्थिक समानता में आ जाता है कि भाई आपकी जो मूलभूत आवश्यकता की जो चीज़ें हैं सरकार उपलब्ध कराए, आपको रोजगार उपलब्ध कराए, है ना, आय के आधार पर जो भेदभाव हो रहा है उसको ख़त्म करे सरकार। तो ये आर्थिक समानता में आ जाता है। अब आप सोचें कि भाई आपके घर में कुछ खाने के लिए नहीं है ना, आपके घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, आप भूखे पेट रह रहे हैं, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि भाई आपको वोट डालने का अधिकार मिला हुआ है, अब वोट डालने चाहिए, तो क्या आप जाएंगे? क्या ये आपके लिए सही है ना? तो मान लो कि अगर आर्थिक समानता नहीं है तो राजनीतिक समानता का कोई मायने ही नहीं है भाई। राजनीति वोट डालने कोई बंदा क्यों जाएगा वो भूखे पेट अगर उसको खाने को कुछ नहीं मिल रहा है तो, है ना। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक समानता सही मायने में एक धोखा मात्र है, और आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक समानता कायम नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि राम मनोहर लोहिया के अनुसार समानताएं कितने प्रकार की होती है। अब मैं आपको बता दूं ये भारत के प्रसिद्ध समाजवादी विद्वान माने जाते हैं, समाजवादी चिंतक माने जाते हैं, राम मनोहर लोहिया। उन्होंने बोला कि भाई असमानताएं हैं ना, असमानताएं जो है वो मतलब 5 प्रकार की असमानताओं की इन्होंने बात की है, ठीक है। समानता यहाँ पे क्वेश्चन गलत लिख दिया है, असमानताओं के बारे में इन्होंने बताया था, ठीक है। तो आप असमानता की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इन्होंने बोला था कि भाई 5 प्रकार की असमानताएं होती है। एक तो स्त्री और पुरुष के बीच की असमानता है, इसके अलावा चमड़ी के रंग के आधार पर असमानता हो सकता है ना, जातिगत असमानता आपको नज़र आ सकता है समाज में, है ना। इसके अलावा कुछ देशों का अन्य देशों पर औपनिवेशिक शासन
अब आपको पता है कि भाई कुछ देश जो शक्तिशाली देश है वो क्या करते हैं, दूसरे देशों को, कमज़ोर देश को गुलाम बनाते हैं, तो ये भी एक तरीके से असमानता में ही आ जाता है। पांचवा आप देखेंगे आर्थिक असमानता आपको नज़र आ जाएगा बहुत ज़्यादा। तो ये 5 तरीके की असमानताओं का वर्णन राम मनोहर लोहिया ने किया था। मैं समानता की बात नहीं कर रहा, फिर बताना चाहूँगा ये असमानताओं की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन थे जो कि इस वीडियो में मेरे को समझाने थे, मैंने आपको समझा दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। यार किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। इसके अलावा यार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दें, ताकि आपके जो दोस्त हैं वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले आप, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली जितनी भी वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए।